सोचो कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ आकर चाइना को धमकाने लगे। सोचो कि मोदी और राहुल गांधी एक साथ आकर इंडिया अलायंस के नेताओं पर मोर्चा खोल दे। सोचो कि करण जौहर यह ऐलान कर दे कि वो किसी भी नेपो किड को अपनी फिल्मों में लॉन्च नहीं करेंगे, जगह नहीं देंगे। सोचो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये ऐलान कर दे कि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे, हर मामले में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। कुछ चीजें हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ, कल्पना से भी आगे हुआ है पिछले 24 घंटों में, और इसके संकेत हमें 10-15 दिनों से ही मिल रहे थे। लेकिन फिर भी यह जो हुआ है वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा ही बदल देता है। शीत युद्ध के दो सबसे बड़े किरदार, दुनिया को तबाही के कगार पर ले जाने वाले न्यूक्लियर सुपर पावर्स आज इलू इलू कर रहे हैं। और इस प्यार के मायाजाल में पड़कर अमेरिका ने जितना बड़ा धोखा यूक्रेन को दिया है, उसके सामने तो बाजीगर का मदन चोपड़ा, ओमकारा का लंगड़ा त्यागी, यहां तक कि कटप्पा भी फेल है। पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फोन घुमाया गया, फिर यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप का सपना तोड़ा गया, जेलेंस्की को डिक्टेटर बुलाया गया, और फाइनली यूएन में दुनिया के सामने यूक्रेन और यूरोप की जगह रशिया का साथ दिया। रशिया के पक्ष में अमेरिका ने वोट किया, और यह सब तो बस धोखेबाज अमेरिका के कुछ शुरुआती कदम हैं। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. President Trump is living in this disinformation space. I've had very good talks with Putin. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome. You know, we've given them $350 billion in some form. Get this money back. We paid 60% of the total effort, and it was loans, guarantee, grants, and we provided real money. अमेरिका का यूक्रेन का साथ छोड़ना, अमेरिका का रशिया के प्रति ये जो प्यार उमड़ पड़ रहा है, ये कितना बड़ा है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 17 सालों से लगातार यूक्रेन का जो नेटो मेंबरशिप का जो डिमांड है, उसका सपोर्ट करते आया हुआ है अमेरिका। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, दोनों मेजर पार्टी इस बात को मानती है, इस बात पर सहमति है, यूक्रेन को बाइपार्टीजन सपोर्ट मिलता है अमेरिका से। और यह भी कोई नई बात नहीं है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही रशिया के अगेंस्ट रही है। अरे नेटो को तो सोवियत रशिया से बचाव करने के लिए ही बनाया गया था। यूएस एड, जिसका इंडिया का फंडिंग आजकल खूब बवाल मचा के रखा है, उसे भी यूएसएसआर के कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए यूएस एड का प्रोग्राम चालू किया गया था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि रशिया अमेरिका की दुश्मनी नंबर 1 दोस्ताना नंबर 1 में बदल गई है? क्या साठगांठ हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में, जो आज पूरी यूएस फॉरेन पॉलिसी की दशा और दिशा ही बदल गई है? ट्रंप और पुतिन के बीच में इलू इलू की न्यूज, बैड न्यूज क्यों है यूरोप के लिए, खासकर कि यूक्रेन के लिए? और क्या कर रही है ईयू अमेरिका के इस धोखेबाज सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, यूक्रेन का बचाव करने के लिए? और फाइनली यूएस रशिया में अगर दोस्ती हुई तो यह भारत के लिए एक सिरदर्दी का एक और कारण क्यों बन जाता है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में 3 तरफ से दाखिल होना शुरू हो गए। आज 3 साल बाद रशिया यूक्रेन का लगभग 20% एरिया अपने कब्जे में कर चुका है। साथ ही बीते 3 सालों में यूक्रेन के मुताबिक उनके करीबन 50,000 सैनिक मारे गए हैं। अभी तक जो जंग में 12,000 से ज्यादा सिविलियन डेथ्स का अनुमान लगाया गया है यूएन एजेंसीज द्वारा। साथ ही साथ वॉर की वजह से 7 मिलियन यूक्रेनियंस अलग अलग देशों में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, उसके लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह सब यूक्रेन की गलती है, उसे युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों डोनाल्ड डक की तरह अक्सर बात करते हैं। यूक्रेन ने अगर युद्ध शुरू किया, यह तो वही बात हो गई जैसे भारत ने गालवान में घुस के चीनियों को मारा है। ट्रंप का दिल आजकल रशियंस के लिए ज्यादा धड़कने लगा है, जहां एस्टिमेट्स के मुताबिक 90,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि रशिया ने कभी एक फाइनल डेथ टोल जारी नहीं की है, क्योंकि उनके लिए तो यह वॉर तो है ही नहीं, यह तो मिलिट्री ऑपरेशन है, और बाकी सब चंगा सी चल रहा है। 3 सालों से इस जंग की वजह से यूक्रेन को $320 बिलियन का नुकसान हो चुका है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस जंग की तबाही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चूर चूर हुआ है, अगर आप ह्यूमन लाइफ को हटा भी दो, लेकिन आप देखो कि जैसे शेल्टर्स हो, शहर हो, रेलवे लाइंस हो, पावर प्लांट्स हो, उसे रीबिल्ड करने के लिए करीबन $500 बिलियन चाहिए होगा।
सवाल ये उठता है कि यह खर्चा आएगा कहां से। वेस्टर्न मीडिया की माने तो रशिया को भी इस जंग से भारी नुकसान हुआ है। ईयू, यूएस, G7 देशों के लगाए गए सैंक्शंस की वजह से माना जाता है कि रशिया को करीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वही डायरेक्ट वॉर स्पेंडिंग बताया जाता है $250 बिलियन के आसपास। लेकिन रशियन सरकार का और उनके मीडिया का मानना है कि रशिया इन सैंक्शंस को सक्सेसफुली इवेड करता आया है। इस पूरे यूक्रेन वॉर और इसके पीछे की कहानी हम डिटेल में देशभक्त पर कई बार आपको बता चुके हैं, नीचे मैं लिंक्स भी दे दूंगा पुराने एपिसोड्स के। लेकिन ट्रंप के इस लेटेस्ट पागलपन को समझने के लिए एक दो चीजें याद रखना जरूरी है। नंबर 1, ये पूरा जो रशिया यूक्रेन का जो विवाद है उसका जड़, उसकी जो रूट कॉज जिसको बोला जाता है, यूक्रेन का नेटो में शामिल होने की जो उसकी इच्छा है। अब एक आजाद देश के तौर पर यूक्रेन की सिक्योरिटी अपैरेटस कुछ भी डिसाइड कर सकती है कि मैं किसके साथ दोस्ती रखूं, कौन से अलायंस में जाऊं, नेटो में जाऊं ना जाऊं, उसका एक हक बनता है। लेकिन रशिया यह बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि यूक्रेन तो बस बहाना है, असल में अमेरिका नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहा है, मॉस्को की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। इसीलिए रशिया की सिक्योरिटी अपैरेटस ने बेहद जरूरी समझा कि यूक्रेन एक न्यूट्रल एरिया रहे। यह बात दशकों से पुतिन खुद बोलते आए हैं। सालों से बैक एंड फोर्थ चलता रहा। 2014 में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यह वो वक्त था जब यूक्रेन में एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बाहर कर दिया गया और उसकी जगह एक वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट आई। तो यहां वेस्ट का भी एक पीछे से खेल तो चल रहा था। अब रशिया ने इसको एक थ्रेट समझते हुए तुरंत एक्शन लिया और इनके सोल्जर्स गए यूक्रेन के क्राइमिया रीजन पर और तुरंत वहां कब्जा कर लिया। इस एनेक्सेशन को दुनिया भर में क्रिटिसिज्म मिला। रशिया को G8 ग्रुप से भी बाहर कर दिया गया था। क्राइमिया में कंट्रोल के बाद रशिया ने यूक्रेन के डॉनबास रीजन में भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डोनेस्क और लुहांस्क नामक 2 रीजन्स में रशियन बैक्ड रेबल्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, जो यूक्रेन के लिए एक और बड़ा सिरदर्द बन गया। 2014 से लेकर 2021 तक इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी 14,000 लोग मारे जा चुके थे। तो यह एक सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट पहले से था। 2020 में जो बाइडेन के यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद यूक्रेन के नेटो मेंबरशिप की बात एक बार फिर से जोर पकड़ने लगती है। लेकिन इसके पहले कि कुछ फॉर्मलाइज हो पाए, प्लान एक्शन में लाया जा पाए, रशिया ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया, पूरे प्रोसेस को पैरालाइज करने के लिए। अब यूक्रेन तब तक मेंबरशिप नहीं ला सकता है जब तक यह जंग खत्म ना हो। आज 3 साल बाद भी यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और तब इस सिचुएशन में, इस स्टेलमेट में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के साथ साथ यूक्रेन में शांति बहाली की बातें अब तेज होने लगी। ट्रंप ने वायदा किया था कि यूक्रेन वॉर अपने प्रेसिडेंट बनने के 24 घंटे के अंदर रुकवा देंगे। खैर वो पोपो का एक जुमला ही निकला, लेकिन ट्रंप ने अब ठोस कदम उठाए हैं, एक पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया है। हालांकि वो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग इसको एक सरेंडर प्रोसेस मान रहे हैं, पीस प्रोसेस नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। जंग खत्म करना, शांति बहाल करना, यह यूक्रेन के लिए तो अच्छी खबर मानी जानी चाहिए, क्योंकि भाई जितना जल्दी युद्ध थमेगा उतनी जल्दी वो नेटो का मेंबरशिप ले पाएगा यूक्रेन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इस प्लान पर पानी फेर दिया। ट्रंप के व्हाइट हाउस में आते 1 महीना अभी हुआ है और उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नेशन नहीं बन सकता है। मतलब यूएस ने फॉर्मली यूक्रेन का नेटो बिड, अपना सपोर्ट, उससे पीछे वो हट चुके हैं। दरअसल कोई भी देश नेटो का मेंबर बन नहीं सकता है जब तक उसके सारे के सारे, अभी के जैसे फॉर एग्जांपल 32 मेंबर्स इसके फेवर में वोट नहीं करते हैं। तो अमेरिका जो सालों से नेटो का लीडर रहा है, उसके सपोर्ट के बिना यह काम इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको इस बात से अगर सरप्राइज लग रहा है, आप चौंका दिया है, तो अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, अभी सरप्राइजेस का पहाड़ टूट रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दशकों से अपने और अपने पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को अननेसेसरीली इन्वॉल्व करता आया है, जिससे अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा उनके काम में नहीं लेकिन युद्ध में लगा है। ट्रंप चाहते हैं कि पैसा देश के अंदर रहे और वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए, और इसके लिए अमेरिका के लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की हालत खस्ता है। अब यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद अमेरिका ने अभी तक करीबन $180 बिलियन तक का एड भेजा है यूक्रेन को। ट्रंप अपने स्पीचेस में यह नंबर $350 बिलियन तक भी बताते हैं।
इतना ही नहीं, ट्रंप के मुताबिक यूरोप इसका आधा भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। छूट पे छूट, छूट पे छूट। मतलब ट्रंप के क्लेम्स इतने वाइल्ड हो गए हैं कि अब फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों को जाकर व्हाइट हाउस में ट्रंप को फैक्ट चेक करना पड़ा। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में जाकर टोका, फैक्ट चेक कर दिया, घर में घुस के मारा प्रो मैक्स। लेकिन पुटिंग एग्जैजरेशंस असाइड, ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ इस आउटफ्लो को, जितना भी आउटफ्लो है, इस आउटफ्लो को रोकना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि यूक्रेन को, अब वो चाहते हैं कि यूक्रेन ये पैसा वापस दे अमेरिका को। और रही बात यूक्रेन की सिक्योरिटी को, तो वो यूरोप की जिम्मेदारी है, अमेरिका का उससे लेना देना क्या, ये मानना है ट्रंप का। यूक्रेन से पैसा वापस लाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के सामने एक रेयर अर्थ मिनरल्स डील रखा है, जो अब किसी भी वक्त फाइनलाइज हो सकता है। इस डील के बाद यूएस यूक्रेन के रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर पाएगा। जेलेंस्की इस डील को, एक इनिशियल ड्राफ्ट जो दिया गया था उनको, उससे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है, यह कह के कि वो अपने देश को इस तरीके से बेच नहीं सकते हैं अमेरिका को। लेकिन ट्रंप अभी भी बार बार यह कह रहे हैं कि बस ये डील क्लोज होने वाली है, साइन होने वाली है। युद्ध से अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया से प्रॉफिट करता आया है, लेकिन इतने खुलेआम तरीके से हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पैसा लो, नहीं तो पुतिन को परमिशन दे देंगे, तुम पर अटैक कर देगा। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन पर बार बार बैक चैनल और पब्लिक प्रेशर दे रही है कि भैया इसको साइन करो। ब्लैकमेल किया जा रहा है कि इस डील को साइन करो, जिससे हमें भी डील मिले, मिनरल्स मिले, पैसा मिले। इसकी एक स्ट्रेटेजिक वजह भी है। दरअसल चाइना ने यूएस के जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज हैं वो दिसंबर से चोक कर दिए हैं, रोक दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी चाइना पर सैंक्शंस लगाए थे, हाई एंड सॉफ्टवेयर, हाई एंड हार्डवेयर लेकर। अब अमेरिकन इंडस्ट्रीज एक डेस्परेट तलाश में जुट गई हैं। आज अमेरिका को लग रहा है कि वो अगर यूक्रेन को बुली कर सकता है, ये मिनरल सप्लाई सिक्योर कर सकता है, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बच जाएगी। और हो सकता है ट्रंप इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाए। इन रेयर अर्थ मिनरल से बहुत हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स बनते हैं, और चाइना दुनिया भर का सप्लाई कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म मिनरल गेन से और मटेरियल गेन से ट्रंप ने अमेरिका की सालों पुरानी यूक्रेन पोजीशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट कर दिया है। पूरी दुनिया को फ्रीडम और डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाली अमेरिका आज अपने ही क्लोज एलाई को पब्लिकली ब्लैकमेल कर रही है, बुली कर रही है, और कह रही है कि देखो बेटा, हमारी बात मानो। अब ये अमेरिका की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पर एक गहरा चोट तो जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि आज अमेरिका कर रहा है, कल कोई और करेगा। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका का स्टैंड सिर्फ यूक्रेन के मामले में नहीं बदला है। खुद रशियंस आज हैरान हो चुके हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति कर क्या रहे हैं। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के वक्त अमेरिकन जर्नलिस्ट जॉन रीड ने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था 10 Days That Shook the World। माने इतने कम समय में पूरी दुनिया की परिभाषा ही बदल गई थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने बस बीते एक हफ्ते में ही दुनिया को हिलाकर रख दिया है, दुनिया की पॉलिटिक्स ही बदल दी है। 12 फरवरी को ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बातचीत की। यह फोन कॉल लगभग 90 मिनट तक चली, जिसमें दोनों लीडर्स ने एक नए दौर की शुरुआत करने की बात की, एक ऐसे दौर की जिसमें रशिया और अमेरिका फिर से दोस्त बनेंगे। ठीक उसी दिन बर्लिन में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन की नेटो बिड से अपना जो सपोर्ट था, सालों पुराना सपोर्ट था, वो वापस ले लिया, छीन लिया। और तो और पब्लिकली यह भी अनाउंस कर दिया कि यूक्रेन अपनी जो सारी जमीन जो खोई है उस पर फिर से कंट्रोल स्थापित करना, उसको कंट्रोल वापस लाना रशिया से, उसकी उम्मीद वो अब छोड़ दे। इस बात को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था जब 18 फरवरी को यूएस और रशियन ऑफिशियल्स सऊदी अरेबिया में मिलते हैं, एक मीटिंग करते हैं, पीस निगोशिएशंस की शुरुआत कर देते हैं। अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से अलग थलग देख यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यह साफ कर देते हैं कि वो किसी भी डील को नहीं मानेंगे जिसमें यूक्रेन की गैर मौजूदगी थी, उसे फाइनलाइज करने से पहले या उनसे पूछा नहीं गया था। इसके बाद शुरू होती है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में गाली गलौच। मैंने गाली गलौच नॉट फुल्ली, लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी की भाषा देखें तो गाली गलौच से कुछ कम यहां नहीं हो रहा है। ट्रंप ने सीधा मोर्चा खोलते हुए ट्रुथ सोशल पर यह डिक्लेयर कर दिया कि जेलेंस्की एक डिक्टेटर है। मतलब भाई, यहां आप पुतिन से घंटों फोन पर बातचीत कर रहे हो, सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हो नेटो का, और फिर जेलेंस्की हो गया डिक्टेटर।
कोई सेंस है इस बात की? कल एक रिपोर्टर ने सीधा सीधा पूछ लिया ट्रंप से कि भाई जेलेंस्की को तो आपने डिक्टेटर बोल दिया, अब पुतिन को आप क्या बोलोगे, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी करके रखे हैं फॉर वॉर क्राइम्स। लेकिन ये सवाल सुनकर ट्रंप तो अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। To call Zelensky a dictator, would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. और ये कोई ड्रंक पोस्ट नहीं था जिसे ट्रंप ने अगले दिन सुबह डिलीट कर दिया। ट्रंप लगातार जेलेंस्की को हर मौके पर अब डिक्टेटर बुलाने लगे हैं, उनको खरी कोटी सुनाने लगे हैं। यहां तक कि ट्रंप ने जेलेंस्की को ही वॉर स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिया। बाद में अपने कमेंट्स को जस्टिफाई करते हुए यह भी कहा कि यूक्रेन को वॉर रोकने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए थे, क्यों नहीं उठाए? Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine. भाई विक्टिम ब्लेमिंग तो सुना था, लेकिन ये तो विक्टिम ब्लेमिंग प्रो मैक्स चल रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अमेरिका जिम्मेदार था पर्ल हार्बर के लिए, या अमेरिका जिम्मेदार था 9/11 के लिए, क्योंकि अमेरिका ने अल कायदा को गुस्सा क्यों दिलवाया था, गलती उनकी थोड़ी न थी। अमेरिका की पोपो की भी फकीरी आजकल किसी और लेवल पर चल रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जल्दी में है इस वॉर को खत्म करने के लिए। इससे पहले कि उनका वॉर ना रोक पाने की क्रिटिसिज्म तेज हो जाए, वो इस वॉर को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में वो कुछ ऐसे खतरनाक फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहे हैं जो सिर्फ यूरोप और यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जल्द ही एक क्राइसिस बन सकता है। आज डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक पीस प्लान चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सिक्योरिटी गया तेल लेने। तभी तो यूएस ने रशिया के पक्ष में वोट किया यूएन जनरल असेंबली में। यूएस रशिया के साइड में वोट कर सकता है, कभी आपने सोचा था? दरअसल यूक्रेन वॉर के 3 साल कंप्लीट होने पर यूएन जनरल असेंबली की एक स्पेशल सेशन बुलाई गई, जिसमें सभी देश मिलकर रशियन एग्रेशन को कंडेम करने के लिए वोट कर रहे थे। लेकिन तब ट्रंप को तो पुतिन की दोस्ती कमानी थी, तो वो उन्हें कंडेम कैसे कर सकते हैं? तो यूरोपियन पार्टनर्स, यूक्रेन एलाय सब छोड़ छाड़ के उन्होंने रशिया का साथ दे दिया। न्यूट्रल भी रह सकते थे, चाइना न्यूट्रल था, इंडिया न्यूट्रल था, लेकिन अमेरिका ने रशिया का साथ दिया। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका। इसके बाद ट्रंप की टीम ने एक और कदम उठाया। उन्होंने यूएनजीए में एक राइवल रेजोल्यूशन प्रपोज किया जो रशिया को एग्रेसर नहीं मानता था और यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जिक्र भी नहीं करता था। यह रेजोल्यूशन जल्द से जल्द शांति बहाली की बस बात करता था। जब वोट की बारी आई तो यूएस और रशिया ने फिर से एक साथ वोट किया। इतनी यारी, जबकि यूरोप के कई मेंबर्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया। यही रेजोल्यूशन यूएस ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी आनंद फानंद में पास करवा लिया। अब ट्रंप वॉर रुकवाना चाहते हैं, ट्रंप यूक्रेन में लगा पैसा वापस लाना चाहते हैं। चलो ये सारी बातें भी समझ में आ जाती हैं, लेकिन पुतिन से इतना प्यार क्यों? देखिए, इसके लिए 2 मेन थियरीज हैं। थियरी नंबर 1, ट्रंप है बिजनेसमैन, वो जियोपॉलिटिक्स को बस एक बिजनेस डील, एक धंधा समझ रहे हैं। उनका असली मोटिव है पुतिन के साथ एक हिस्टोरिक डील साइन करना, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करे, वो ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में उभर कर आए, नोबेल प्राइज उनके गोदी में गिर जाए। थियरी नंबर 2, इस थियरी के अनुसार ट्रंप पुतिन से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हैं। पुतिन को वो एज अ अल्टीमेट अल्फा मेल स्ट्रॉन्गमैन की तरह देखते हैं। पुतिन की तरह वो भी अमेरिका में आजीवन राज करना चाहते हैं और वो समझ सकते हैं कि पुतिन कभी भी नहीं झुकेगा, कभी पीछे हटेगा नहीं। इसीलिए यारी दोस्ती इलू इलू करके ही उनके साथ काम करना पड़ेगा। अब थ्योरी जो भी हो, फैक्ट तो यही है कि ट्रंप जल्दबाजी में है, ट्रंप डेस्परेट है और उसकी ये डेस्परेशन का फायदा पुतिन उठा रहा है। आज पुतिन का ग्लोबल आइसोलेशन, जो खुद कुछ हद तक सक्सेसफुल था भी नहीं, वो खुद अमेरिका इस आइसोलेशन को तोड़ रहा है। इस पूरे सिचुएशन में पुतिन सबसे बड़े विनर के तौर पर उभर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल रहा है जो हमेशा से वो चाहते थे। यूक्रेन के लिए नेटो मेंबरशिप के रास्ते हमेशा के लिए बंद करो, जो टेरिटरी हमने छीनी है वो हमें लौटाना ना पड़े। अमेरिका जैसे राइवल, जैसे जिन्होंने हम पर सैंक्शंस लगाए हैं, उनके साथ ट्रेड रिलेशंस ओपन करने का मौका, ये सब कुछ मिल रहा है और साथ ही साथ ट्रंप का प्यार और ट्रंप की भक्ति मिल रही है। लेकिन ट्रंप को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है। ट्रंप बस चाहते हैं एक क्विकली डील हो जाए जिससे वो हेडलाइंस बटोर सके और जिससे वो अपनी प्रेसिडेंसी के लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट उसको शोकेस कर सके ओवल ऑफिस में। अब इसमें अगर यूक्रेन की जमीन
यूक्रेन का आत्मसम्मान, यूरोप की दोस्ती, दुनिया भर में हाई मॉरल स्टैंडिंग, ये सब जाए तो जाए, कोई टेंशन नहीं है। उधर पुतिन भी एक लंबा गेम खेल रहे हैं। यूक्रेन प्रॉब्लम उनके लिए कम से कम अगले 4 सालों तक तो रिजॉल्व हो गई, और उसके बाद अगर फिर से बात बिगड़ी भी तो एक बफर टेरिटरी तो है ही ना, जो रशिया ने जो जमीन हथिया के रखी है। फिर यूएस सैंक्शन भी लिफ्ट हो जाएंगे, अगर वो होगा तो फिर और पैसे आएंगे रशिया के पास। अगर ट्रंप के साथ निगोशिएशन स्मूथली चल जाए बिना कोई दिक्कत के, तो उम्मीद ये भी है कि रशिया के फ्रोजन फंड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फ्रोजन फंड्स, वो भी रिलीज हो जाए। और फाइनली ट्रंप अगर नेटो के अगेंस्ट जाता है, नेटो छोड़ देता है या पैसे देना बंद कर देता है, ये तो ड्रीम कम ट्रू होगा, क्योंकि फिर यूरोप की जो कमिटमेंट्स है, यूरोप की जो सिक्योरिटी है, वो नीचे हो जाएगी, रशिया का वर्चस्व ऊपर हो जाएगा, यूएसएसआर के ग्लोरी वाले दिन वापस आ जाएंगे। यह बात मैक्रोन ने भी ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि पुतिन की बातों पर मत जाइए, उसकी एक्शंस को आप समझिए। वो जब तक आप उससे लिखित में कुछ नहीं लोगे, तब तक आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी जुबान की वैल्यू 0 है। In 2014, our predecessors negotiated peace with President Putin. But because of the lack of guarantees, and especially security guarantees, President Putin violated this peace. I think it's good to have discussion. I think it's useful to have negotiation. But my strong point was to say, let's try to get something first which can be assessed, checked and verified. And let's be sure that we build sufficient guarantees on the short run. और फाइनली यूएस और रशिया का साथ आना भारत जैसे न्यूट्रल देशों के लिए एक बहुत बुरी खबर क्यों है? इतिहास गवाह है कि आज तक जब भी ये दो ग्रेट पावर्स एक साथ आए हैं, कुछ समय के लिए भी ये दिक्कतें हमारे लिए ही बड़ी हैं, खास तौर पर हम जैसे नॉन अलाइंड नेशंस के लिए। इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के बाद से ही रशिया और यूएस के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता आया है। रशिया भले ही एक मोर रिलायबल पार्टनर बना है बीते 75 इयर्स में, लेकिन इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं जब हम रशिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा यूएस के तरफ भी झुके हैं। यह सिचुएशन पर डिपेंड करता था, हमारी अपनी जरूरतें, नेशनल सिक्योरिटी पर डिपेंड करता था। न्यू दिल्ली स्लाइटली कभी यूएस के तरफ, स्लाइटली कभी रशिया के तरफ जाता था, अपने आप को बैलेंस रखता था। भारत इस बैलेंसिंग गेम के चक्कर में काफी कंसेशंस अप्रूव कराता था दोनों देशों से, चाहे वो बांग्लादेश वॉर के समय हो या फिर पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन हो, फाइटर जेट्स की बात हो, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की बात हो, ऑयल इंपोर्ट्स की बात हो। दशकों से हम यूएस और रशिया को एक दूसरे से बैलेंस करते आए हैं ताकि भारत को हमेशा सबसे बेहतर बेस्ट डील मिल पाए। नेहरू के टाइम पर इसे हम नैम कहते थे, मोदी के टाइम पर हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ अपने आप को बुलाते थे। कोर फॉर्मूला सेम है, आपस में भिड़ो, हमें अपना इंटरेस्ट देखने दो। लेकिन पोस्ट 1991 जब थोड़े समय के लिए यूएसए और रशिया में दोस्ती हुई थी, तो उनकी ज्वाइंट टीम ने इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्रायोजेनिक इंजन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब रशिया ने यूएस से दोस्ती बरकरार रखने के लिए भारत को यह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसरो को कम से कम 5 से 10 साल का धक्का लगा था, जब तक ना हमने ये इंजन अपने आप बनाया। आज भी अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो फिर से इंडिया के ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे, चाहे वो डिफेंस डील हो, ऑयल परचेजेस हो, क्लाइमेट एक्शन हो। यूएस रशिया के जॉइंट फोर्स इंडिया के लिए महंगा साबित हो सकता है। साथ ही साथ यूएस इन्फ्लुएंस में रशिया ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ना जाकर उसे कमजोर कर सकता है, तो भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। बात बिगड़ने से पहले एक इंटरवेंशन तो अब जरूरी बनता है। इंडिया ने कल यूएनजीए में दोनों रेजोल्यूशंस पर वोट करने से इनकार कर दिया, जो कि कंसिस्टेंट है हमारी प्रीवियस पोजीशन के साथ भी। हम नॉन अलाइंड है, हम ना तुम्हारा साथ लेंगे ना तुम्हारा साथ लेंगे। लेकिन जब पूरी दुनिया इधर उधर हो रही है, साइड चूज कर रही है, तो कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करता है। एक बार फिर से आपको रीलुक करना पड़ेगा। अमेरिका के बढ़ते तेवर देख यूरोप ने, कई सारे देश यूरोप के अब यूक्रेन के साथ खड़े हो चुके हैं। अभी के लिए फॉर एग्जांपल जर्मनी के नए चांसलर ने साफ कह दिया है कि ईयू का पहला एजेंडा होना चाहिए उसकी अपनी सुरक्षा, ताकि हम अमेरिका पर निर्भर ना रहे। सवाल यह है, और सवाल यह हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि कल को अगर ईयू अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए आवाज उठाए, तो भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस आवाज को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? अब भाई देखो, गलत को गलत कहने की हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। आप देखिए, हर समय पैसा पैसा भी तो नहीं सोच सकते हैं ना, क्योंकि दोस्त तो रशिया भी है, दोस्त तो अमेरिका भी है, लेकिन आने वाले टाइम पर एग्रेसर्स के लिए एक फ्री पास भी तो इसे देखा जाएगा। और आपको भी पता है कि हमारे पड़ोस में सबसे बड़ा एग्रेसर कौन है। कल को अगर वो हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है, हमारे देश के अंदर घुस जाता है, जैसे गलवान में घुसा था,
तब हमारे साथ कौन खड़ा होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का साथ कौन देगा? अमेरिका, रशिया, यूरोप? तो ये भी सोचना पड़ेगा। अब हमें अपना स्टैंड डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में शायद सबसे बड़ा चेंज अब हमें दिखने वाला है, अगर ये इलू इलू सच्ची में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाती है रशिया और अमेरिका के बीच में।